हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। तो मैं आपको पहले चैप्टर का एक क्विक रिविजन देना चाहती हूँ क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली थोड़ा नया है और साथ ही साथ थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो सबसे पहले हमने ये समझा था दैट बहुत सारे अलग अलग सीजन्स होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसी जगह पे टेम्परेचर कम होता है। एयर जो होता है उसमें डिफरेंस होता है, किसी जगह में एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, किसी जगह में एयर में मॉइस्चर कम होता है, जिस कारण से हर जगह का जो वेदर होता है वो अलग होता है। जैसे राजस्थान का जो एयर होता है वो बहुत ड्राई एंड हॉट होता है, कश्मीर का एयर कोल्ड एंड ड्राई होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम होता है। मुंबई का एयर जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है क्योंकि एक तो वो कोस्टल एरिया है एंड वहाँ के एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है। नेक्स्ट हमने इवापोरेशन समझा था। इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होता है, मतलब वाटर स्टीम या वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे एनवायरनमेंट में होता है और ये सन के कारण होता है। सन में जो हीट होती है उसके कारण जो लेक्स है, सी है, ओशन है, पॉन्ड्स है, ये सारी जगहें गर्म हो जाती है। सारी जगह में जो पानी है वो गर्म होता है एंड वो स्टीम बन के वाटर वेपर बन के इवापोरेट करता है। नाउ कमिंग टू ह्यूमिडिटी इन द एयर। हमने ह्यूमिडिटी इन द एयर समझा था। किसी भी एयर की ह्यूमिडिटी जब हम कहते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है कि उस एयर में कितना वाटर वेपर है, उस एयर में कितना मॉइस्चर है। तो हमने ये जाना था कि जब भी एयर गर्म होता है तो उसकी जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो ज़्यादा हो जाती है। और जैसे जैसे एयर ठंडा होते जाता है वैसे वैसे उसकी वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती जाती है। और हमने ये भी जाना था कि किसी एक सर्टेन टेम्परेचर में ऐसा होता है कि एयर की जो वाटर या मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो इक्वल होती है टू द प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन दैट एयर, और इसे हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ द एयर। इसके बारे में डेप्थ में आप लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे एंड मेरा ये सजेशन है आप पहले लेक्चर नंबर 1 पढ़ें, आफ्टर दैट आप लेक्चर नंबर 2 पे आए। इसके बाद हमने ये जाना था कि दो तरह की ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कोई हम कह सकते हैं टाइप नहीं होता है, ये एक्चुअली एक एक्सप्रेस करने का वे है कि हम कैसे जानेंगे कि एयर कितना ह्यूमिड है। अब हम जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। इससे हम किसी भी पर्टिकुलर एयर की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालते हैं। और जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम ये देखते हैं कि किसी भी एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, पर इस चीज़ को हम इस बेसिस से देखते हैं कि उस जगह के सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम में कितना सैचुरेशन है उस एयर में। तो इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये जाना था कि कंडेंसेशन क्या होता है। हमने 2 एक्टिविटी की थी जिसमें पहले एक्टिविटी में हमने स्टीम लिया था, मतलब हमने एक कुकर लिया था एंड उससे स्टीम निकल रही थी, हमने लिड पास में रखा था एंड हमने देखा था किस तरीके से वो स्टीम चेंज हो जाता है वाटर में, वो वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने आइस लिया था ग्लास में एंड उसे 2-3 मिनट तक छोड़ दिया था। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो ग्लास है उसके चारों ओर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। तो इससे हमने जाना था कि कंडेंसेशन क्या होता है। अब इस चीज़ को अच्छे से डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे। सो कमिंग टू condensation, densification, sublimation. The process of changing of water vapor in the air into water is called condensation or densification. Also, the process of vapor changing into solid state is called sublimation. Also, the process of vapor changing into solid state is called sublimation. तो सबसे पहले कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर
चेंज हो जाता है, वाटर वेपर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है इनटू वाटर। और नेक्स्ट जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें वेपर या गैस चेंज हो जाता है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में। If the temperature of the air reduces, its vapor holding capacity also reduces. When relative humidity of the air becomes 100%, vapors start condensing. At this time, the temperature of the air should be at dew point. It implies that for condensation, temperature should be low and relative humidity must be high. तो किसी भी जगह का टेम्परेचर जब रिड्यूस होने लग जाता है, मतलब एयर का टेम्परेचर रिड्यूस होने लग जाता है, तो उसकी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होती है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी समझा था। अब किसी भी एयर की जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो उसका जो वेपर होता है वो कंडेंस होने लग जाता है। इस समय एक्चुअली होता क्या है, इस समय ये होता है एयर का जो टेम्परेचर होता है वो अपने ड्यू पॉइंट में पहुंच जाता है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एयर इतना ठंडा हो जाता है कि वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ले। मतलब सपोज एयर में जो वाटर वेपर है वो इतना ठंडा हो जाता है कि वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ले। सपोज एयर में कहीं वाटर वेपर प्रेजेंट है एंड उसे कोई कोल्ड सरफेस मिल गया, तो वो कोल्ड सरफेस से जब कोलाइड करता है तो वो इतना ठंडा हो जाता है कि वो अपने गैशियस स्टेट से चेंज होकर लिक्विड स्टेट में आ जाए। इसे हम कहते हैं किसी भी एयर का ड्यू पॉइंट। तो कंडेंसेशन में होता यही है, कंडेंसेशन में एयर अपने ड्यू पॉइंट में पहुंच जाता है एंड अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेता है। इसका मतलब ये है कि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए एंड वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। इन द फ्री एनवायरनमेंट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर इन द एयर अकर्स अराउंड फाइन पार्टिकल्स, डस्ट, सॉल्ट एक्सेट्रा इन द एयर। ऐसा एनवायरनमेंट जो बिल्कुल फ्री है, हम किसी भी पर्टिकुलर कोई घर के रूम की या जगह की बात नहीं कर रहे, एक फ्री एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसी जगहों में भी वेपर्स का कंडेंसेशन होता है। क्यों होता है? डस्ट के कारण होता है, सॉल्ट के कारण होता है। ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग आर द कॉमन फॉर्म्स ऑफ condensation at ground level, while clouds are a form of condensation at higher elevation. अब आप जब बहुत बार अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या बहुत बार ठंड का मौसम होता है, आप सुबह उठते हैं तो आपको ओस दिखती है अपने घर के बाहर। बहुत बार जब आप सुबह उठते हैं और आप प्लांट्स के पास जाते हैं तो आपको उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सारी चीज़ें कंडेंसेशन के कारण होती है। ड्यू होना, फ्रॉस्ट होना, फॉग होना, ये सब कंडेंसेशन के कारण होता है। एंड हायर एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे बादल के एरियाज़ है, जो बहुत हायर एरियाज़ है, ऐसी जगहों में क्या होता है? कंडेंसेशन के कारण क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ कमिंग टू क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स आर अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट हायर एलिवेशन। अब ऐसी जगह है जो बहुत ही हायर है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ हम सिर्फ फ्लाइट से क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। ऐसी जगहों में जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जब एयर का टेम्परेचर अपने ड्यू पॉइंट में पहुंच जाता है एंड उसका जो वाटर वेपर है वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेता है, ऐसी जगहों में कंडेंसेशन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। Condensation occurs around minute particles in the atmosphere. Condensed water or snow particles in the clouds are very fine and almost weightless. Also, so cloud floats in the air. अब एटमॉस्फेयर में जो कंडेंसेशन होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण होता है, और ये जो कंडेंसेशन के बाद वाटर फॉर्म होता है या स्नो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, ये बहुत ही फाइन होते हैं एंड कम्प्लीटली वेटलेस होते हैं। इनका कोई भी वेट नहीं होता, क्योंकि अगर इनका वेट होगा तो ये ज़मीन में गिर जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इनका कोई वेट नहीं होता, ये वेटलेस होते हैं। इसी कारण से हम जब भी आसमान में देखते हैं तो हमें क्लाउड्स फ्लोट करते हुए दिखते हैं। अब
फिगर 3.7 देख सकते हैं, जहां आपको रेन ड्रॉप की पिक्चर दी हुई है। आपको दिख सकता है इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कंडेंस होते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, land and water get heated because of heat of the sun. Air near the surface heats up, rises and becomes less dense. Hot air rises up as it goes higher. The temperature of the air reduces and the moisture holding capacity of the air reduces. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, धूप की गर्मी के कारण हमारा लैंड, हमारा वाटर जो लेक में, पॉन्ड में, रिवर्स में, ओशन में, सी में है, ये सारी चीज़ें गर्म हो जाती है। और ऐसा एयर जो इन जगहों के पास है, जो डायरेक्टली धूप के हम कह सकते हैं कांटेक्ट में है, वो एयर गर्म हो जाता है और गर्म होके वो अप जाने लग जाता है, और जिसके कारण जो एरिया होता है वो कम डेंस हो जाता है। अब क्या होता है, हॉट एयर धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाता है वैसे वैसे ऊपर जाने के कारण, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे ठंडी होती जाती है, वैसे वैसे एयर अपना जो हॉट एयर था वो चेंज होके कोल्ड एयर के फॉर्म में बनता जाता है, गर्मी रिड्यूस होती जाती है और एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी रिड्यूस होने लग जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप्स इंक्रीजिंग, द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू वाटर एंड स्नो। और क्योंकि एयर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती जाती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती जाती है, और जो वाटर वेपर रहता है एटमॉस्फेयर में वो चेंज हो जाता है कंडेंसेशन के कारण वाटर और स्नो में। दिस इज़ द ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ दैट एयर। द लेवल ऑफ कंडेंसेशन इज़ determined by the water vapor in the air. Keep in mind that the freezing point is also dependent on the altitude and water vapor. और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडेंसेशन के लिए ये ज़रूरी है कि वाटर वेपर अपने ड्यू पॉइंट में पहुंच जाए। तो होता यही है कि जब वाटर अप एंड अप राइज होते जाता है, वाटर वेपर अप एंड अप राइज होते जाता है, एयर जब ऊपर जाती है तो वो धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और एक पॉइंट के बाद वो अपने ड्यू पॉइंट में पहुंच जाती है और एयर चेंज हो जाता है वाटर और स्नो में। और यहाँ पे हम जान सकते हैं कि ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है एंड क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ आप ये भी अपने दिमाग में रखें कि किसी जगह का भी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो जगह कितने हायर एल्टीट्यूड में सिचुएटेड है एंड वहाँ पे कितना वाटर वेपर है। Because of condensation, fine particles of ice and water float in air at a greater height. They accumulate around dust particles in the air and become larger in size. Their accumulation together is called a cloud. अब क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे या हायर एलिवेशन वाली जगहों में कंडेंसेशन होता है, तो ये जो आइस के फाइन पार्टिकल्स होते हैं या वाटर के फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये ग्रेटर हाइट पे फ्लोट करते हैं। उसके बाद ये फ्लोट करते करते हमारे आसमान में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों ओर जाके इकट्ठा हो जाते हैं और इस कारण से इनका साइज़ लार्ज हो जाता है और इसी के कारण क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। Because of vertical flow of the wind, they float in the atmosphere like a kite which floats in the air as it moves higher and higher. The clouds too float in the atmosphere because of vertical flow. और क्योंकि हमारी जो हवा है वो एक वर्टिकल डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, जिसके कारण ये क्लाउड्स भी आसमान में फ़्लोट करने लग जाते हैं। जैसे हम काइट उड़ाएंगे तो वो फ़्लोट करेगी आसमान में, जितनी ऊंची आप भेजना चाहो वो उतनी ऊंची जाती जाएगी। इसी तरीके से क्लाउड्स का भी होता है कि क्लाउड्स एक डायरेक्शन होता है, हवा की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में फ्लोट करने लग जाती है। लेकिन अगेन क्लाउड इतना लाइट होता है, इतना वेटलेस होता है कि वो वहाँ पे फ्लोट करता है, वो नीचे नहीं गिरता, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए किस तरीके से यहाँ लो एल्टीट्यूड है, मीडियम एल्टीट्यूड है, हायर एल्टीट्यूड है। क्लाउड्स आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स
above mean sea level. Clouds which form at greater altitudes are formed from very fine snow particles. The process of evaporation and condensations occur consecutively in the clouds. A specific type of clouds cause rainfall on earth. अब जो क्लाउड्स है वो आपको ऊपर फिगर 3.8 में दिख सकते हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में अबव द सी लेवल. क्लाउड्स जो ग्रेटर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं उनमें बिल्कुल फाइन स्नो पार्टिकल्स होते हैं. अब जो इवापोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है एंड इसके कारण ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. जहाँ जिन जगहों पे बारिश होती है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड्स रहते हैं. द proportion of vapor is more near the earth's surface. As we go higher away from the sea level, the amount of vapor decreases. Hence, the cloud at lower altitude are larger in size, while the clouds at higher altitude are smaller. अब ऐसी जगहें जो हमारे ज़मीन से दूर हैं, जो बहुत ऊपर हैं, वहाँ पे वाटर वेपर कम होता है क्योंकि वहाँ पे हवा ठंडी होती है. और ऐसी जगहें जो हमारे लैंड के पास है, जो हमसे पास में है, ऐसी जगह में जो क्लाउड्स होते हैं उनमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है. इसीलिए ऐसे क्लाउड्स जो ज़मीन के पास होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि उनमें ज़्यादा वाटर वेपर होता है. एंड ऐसे क्लाउड्स जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, जो बहुत हायर एल्टीट्यूड पे हैं, वहाँ पे वाटर वेपर कम होता है एंड इसीलिए उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है. Clouds are formed at different altitudes in the atmosphere. After observation, we can divide these clouds into three main types on the basis of their altitudes. अब अलग अलग जो altitude है, हमने 3 altitude जाना, लोअर एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड एंड हायर एल्टीट्यूड. अब ये जो 3 टाइप ऑफ एल्टीट्यूड होते हैं ये अलग अलग होते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये देख सकते हैं कि 3 मेन टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं. द हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लाउड्स इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो इसीलिए ये देखा जाता है कि एक्चुअली क्लाउड कितने दूर में है और उस हिसाब से ये क्लाउड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. If the clouds are at an altitude of about 7,000 to 14,000 meters, then they are considered as very high clouds. If they are at an altitude of around 2,000 to 7,000 meters, then they are considered to be medium clouds. If they are at an altitude of less than 2,000 meters, then they are low clouds. तो 3 जो क्लाउड्स को डिवाइड किया गया है वो उनकी हाइट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. ऐसे एल्टीट्यूड जो 7,000 से 14,000 मीटर दूर हैं उन्हें बहुत ही हाई क्लाउड माना गया है, उन्हें हायर एल्टीट्यूड पे माना गया है. ऐसे क्लाउड्स जो 2,000 से 7,000 मीटर दूर है उन्हें मीडियम माना गया है. सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड्स मीडियम क्लाउड्स माना गया है. और ऐसे एल्टीट्यूड जो 2,000 मीटर या उससे कम है, मतलब वो हमारे लैंड के सबसे ज़्यादा पास है, उन्हें लो क्लाउड्स माना गया है. सो फर्स्टली कमिंग टू हाई क्लाउड्स. दीज क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स. नाउ coming to high clouds, these clouds are mainly made up of ice particles. They can be classified into cirrus, cirrocumulus and cirrostratus. Cirrus clouds are mainly wispy. Cirrocumulus clouds look like group of small waves. Cirrostratus are generally like a bed sheet with wrinkles. They generally have a halo around them. तो ये जो क्लाउड होते हैं हाई क्लाउड, ये मेनली आइस पार्टिकल्स से बने होते हैं और इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: साइरस, साइरोक्यूमुलस एंड साइरोस्ट्रेटस. सबसे पहले जो साइरस क्लाउड्स होते हैं वो विस्पी होते हैं. साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो स्मॉल वेव्स की तरह दिखते हैं. एंड साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं उनमें रिंकल्स होते हैं और वो हमें बेडशीट की तरह दिखते हैं. और जो साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं जनरली उनके चारों ओर एक हेलो मतलब इस तरीके से सर्कल दिखता है.
medium clouds. These include altocumulus, altostratus. Altocumulus are in form of layers and have a wave-like structure. They are mostly white in color and have a gray shade. Altostratus are not very thick. The sun can be seen through them as if seen through milky glass. अब जो मीडियम क्लाउड्स होते हैं इनमें ऑल्टो क्यूमुलस होता है और ऑल्टो स्ट्रेटस होता है. ऑल्टो क्यूमुलस क्या होता है कि ये लेयर की तरह रहता है और इसका वेव लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है. ये मोस्टली वाइट कलर के होते हैं एंड इनका जो शेड होता है वो ग्रे होता है. अब जो ऑल्टो स्ट्रेटस होते हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होते हैं और इसीलिए बहुत आसानी से सन की रेज उससे पास हो जाती है, हमें सन दिखता है. और now coming to low clouds. These consist of 5 types of clouds. Stratocumulus have layers. Their color is white to earthy. अब ये जो लो क्लाउड्स होते हैं इनमें 5 तरह के क्लाउड्स होते हैं. सबसे पहला होता है स्ट्रेटोक्यूमुलस. इसमें लेयर्स होते हैं और ये हमें वाइट दिखता है. राउंड क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स कैन बी हियर. और यहाँ पे आपको राउंड क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स भी दिखते हैं. Stratus clouds also have layers. They are ash colored and their base is uniform. अब जो stratus clouds होते हैं उसमें भी लेयर होते हैं. वो ash के कलर मतलब ग्रे और ब्लैक मिक्स कलर के होते हैं और उनका जो बेस होता है वो एकदम ही यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मतलब इक्वल होता है. आपको रिंकल्स जैसा या लेयर जैसा वेव जैसा कुछ नहीं दिखेगा. Nimbostratus have thick layer. They are grey ash in color and cause continuous rainfall and even snowfall. अब Nimbostratus जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड होता है ये थिक, इसकी लेयर थिक होती है, मोटी होती है. ये आपको ग्रे ऐश कलर का दिखेगा, मतलब अगेन ग्रे और ब्लैक कलर मिक्स, और इसी के कारण रेनफॉल और स्नोफॉल होता है. नाउ कमिंग टू क्यूमुलस क्लाउड्स. दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड extensively from 500 meter to 6000 meter altitude. The vertical flow of the air adds to the formation of these clouds. These are huge and dome shaped. They are gray in color. Cumulus clouds are an indicator of pleasant weather. अब ये जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ये 500 मीटर से 6000 मीटर की हाइट में आपको दिख सकते हैं. ये आपको किस डायरेक्शन में जाते दिखेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में आपको जाते दिखेंगे, मतलब इनका फ्लो आपको वर्टिकल दिखेगा. नेक्स्ट ये बहुत ही ह्यूज होते हैं और डोम की तरह इनका शेप होता है. ये ग्रे कलर के होते हैं. क्यूमुलस क्लाउड्स अगर हैं तो इसका मतलब है वेदर बहुत अच्छा है. द वर्टिकल एक्सपेंस ऑफ दीज क्लाउड्स इंक्रीज सो मच दैट दे टर्न इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन. और ये जो क्लाउड्स होते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में इतने ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं कि ये चेंज होके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के फॉर्म में बन जाते हैं एंड उसके कारण ही बारिश होती है. आप देख सकते हैं. और इनका फ्लो इस तरफ जा रहा है वर्टिकल. Now, cumulonimbus clouds. These are characteristic clouds which are indicator of thunderstorm. These look like huge mountains. These are dense and dark in color. There is thunder accompanied by lightning. They bring rain with storm and may sometimes bring hailstones. अब ये जो cumulonimbus clouds होते हैं ये इंडिकेटर होते हैं कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है. मतलब हम कह सकते हैं स्टॉर्म आने वाला है विद थंडर. नाउ ये जो क्लाउड होते हैं ये ह्यूज माउंटेन की तरह दिखते हैं. इनका जो कलर होता है बहुत ही डेंस और डार्क होता है. हम देखते हैं जब भी बिजली कड़कती है, हमें ऊपर बिजली कड़कती हुई दिखती है तो क्या क्या कलर होता है उसका? सेम. थंडर स्टॉर्म मतलब होता क्या है? स्टॉर्म आना और उसके साथ थंडर. अब ये जो थंडर आता है इसमें बिजली भी कड़कती है, बारिश भी होती है और बहुत बार हेल स्टोन्स भी आ जाते हैं. बट सच टाइप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग. पर इस तरीके का जो रेन होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं होता. मतलब आपने कभी देखा होगा बवंडर आते हुए या फिर तूफ़ान आते हुए, यही होता है थंडर स्टॉर्म. और ये जो होता है ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के कारण ही आता है.
The largest of these clouds bring rainfall accompanied with lightning. The top portion of these clouds have an anvil-like shape. The clouds have a positive charge at the upper end and negative charge at the lower end. अब ये सबसे लार्जेस्ट क्लाउड होते हैं जो रेनफॉल लेकर आते हैं लाइटनिंग के साथ. इनका जो टॉप पोर्शन होता है वो एनविल की तरह दिखता है और इनका जो टॉप पोर्शन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लोअर पोर्शन होता है, अब टॉप पोर्शन में टॉप एंड मतलब सबसे ऊपर का पोर्शन और सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है. अब ये चार्जेस कहाँ से आ गए? क्योंकि बिजली कड़क रही है, इस कारण से. The land below them always have negative charge due to difference in the charges. Electric charges are formed and lightning occurs. Lightning up to sky for a moment. The air around the lightning rises up because of heat and this led to large thundering sound. अब क्या होता है कि लैंड के पास की जो जगह है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. अब क्योंकि ऊपर तरफ पॉजिटिव चार्ज है, नीचे तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग जाता है जिसके कारण लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है. अब ये बिजली कड़कने के कारण आसपास की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है जिसके कारण लार्ज थंडरिंग की आवाज़ आती है. As compared to other clouds, the raindrops of these clouds are larger because they move up and down a lot of times and accumulate more and more water. Drops become larger and larger and unable to float in the clouds because of their weight. They fall in the form of rain. अब ये जो क्लाउड होते हैं इनकी बारिश की जो बूंदें होती है, पानी की जो बूंदें होती है वो बहुत ही लार्ज साइज़ की होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बूंदें होती हैं ये बार बार ऊपर नीचे जाती हैं और इस कारण से ये लार्ज साइज़ की बन जाती हैं और ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि ये आसमान में तैर नहीं पाती और ये नीचे बारिश की तरह गिरने लग जाती है. Sometimes the air in the clouds is very cold. As a result, these drops freeze and fall in the form of hail. We call them hailstones. और बहुत बार जो एयर है इस क्लाउड का बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और स्नो की तरफ फ्रीज़ हो जाते हैं ड्रॉप्स और ये स्नोफॉल की तरह नीचे गिरने लगते हैं. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.